आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग करंट निकालते हैं, क्या क्या फार्मूले थे, और अगर आपने थ्योरी को पढ़ रखा है तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसे ध्यान से समझिएगा ताकि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए और जो एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाए तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, कुछ न्यूमेरिकलों का यहाँ पर हमने सेटअप किया है, आइए देखिए जरा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब परमाणु होता है तो परमाणु में आपने पढ़ रखा है एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। उन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है तो वो धारा लूप बन जाता है। वो जो कक्षा होती है वो धारा लूप के तरीके से काम करती है। उस धारा लूप की वजह से धारा जो बनी है इलेक्ट्रॉन के चलने से वो क्या होगी, ये बात हमें समझनी है। धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा जो बनती है वो आवेशों के प्रवाहित होने से बनती है। धारा का बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, I बराबर Q/T। हम लोग जानते हैं, डेफिनेशन पढ़ रखी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q क्या होता है, Q हमारा चार्ज होता है, आवेश जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न में लिखा है किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, जिस कक्षा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस कक्षा की त्रिज्या कही गई है 0.7 एंगस्ट्रॉम। अगर इसका हम एंगस्ट्रॉम हटा देंगे तो हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर हम दशमलव से बचना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 गुणा दशमलव हटाएंगे, एक घात यहाँ बढ़ जाएगी, 10⁻11 मीटर ले सकते हैं। जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसका जो वेग है, स्पीड है, इलेक्ट्रॉनों का वेग भी ले सकते हैं, वो है 6.6 गुणा 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ज्ञात करनी है धारा। हमने जो धारा का सीधा फॉर्मूला पढ़ा है वो I बराबर Q/T है। Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक ही है, किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको Q कह लो या E कह लो, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुना। ये चीजें हमें दी गई हैं। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो फार्मूला कह रहा है कि धारा का जो फार्मूला है वो है I बराबर Q/T। यह Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E लिख सकते हो, E बटे समय पूरा एक चक्कर का T। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाएगा तो आप जानते हैं उस कक्षा में जो समय होता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। एक पूरी परिक्रमा में जो समय लिया जाता है उस समय को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल या आवर्तकाल। अब आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर हम लोग पढ़े हैं दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो जाएगी, उस कक्षा की पूरी परिधि, कक्षा है r त्रिज्या की, तो इस कक्षा की परिधि, और परिधि क्या होती है 2πr, और बटे चाल, चाल क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि t का मान हो जाएगा 2πr/v। 2πr क्या है, दूरी है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल है, समय बराबर दूरी बटे चाल से। क्योंकि हमें t और दिया नहीं गया था, इसे निकाल सकते हो, तो E बटे t का मान हो गया 2πr/v। v जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा EV/2πr। अब रख देंगे इस फार्मूले में वैल्यू। तो यहाँ से इस टाइप का हमने फार्मूला बना करके तैयार कर लिया। अब इस फार्मूले में मान देते हैं, तो देखिए जरा कैसे मान रख देते हैं। I बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इंटू v। इलेक्ट्रॉन का वेग है, उस वेग की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 2, और पाई का मान आप जानते हैं, चाहे 22/7 रख लें या 3 एक 4 रख सकते हो। सपोज हमने दिया 22/7,
गुणा आर, और आर की वैल्यू प्रश्न रखी है 7 गुणा 10 घाते माइनस 11। तो यहाँ लिख दिया 7 गुणा 10 घाते माइनस 11। यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल भी हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आई बराबर 1.6 गुणा 6.6 बटे ये हो जाएगा 2 गुणा 22, और जरा घात देखिएगा, ये माइनस की 11 है, ये ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, तो 11 और 4 15 हो जाएंगी। ये माइनस की 19 है, तो 15 से 19 घटा देंगे तो 15 4 19 होते 10 घाते माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका हम भाग करेंगे तो देखो 22 3 66 0.3 आ जाएगा, और 2 8 16 0.8, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 का 24 0.24 गुणा 10 घाते माइनस 4 है। दशमलव से और खसकाना चाहो तो उसको 2.4 गुणा 10 घाते माइनस 5, और धारा का मात्रक एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 घाते माइनस 5। तो ये निकलाई उस धारा लूप में बहने वाली करंट, उस कक्षा में इतनी धारा बह रही होगी। क्लियर है? ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तार में 5 MA मतलब 5 मिली एम्पियर है की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? एक तार है। पहले कुछ जनरल सवाल हैं, ये बेसिक छोटे मोटे सवाल हैं, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, हम लोग ध्यान देते रहेंगे। जब बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगे तो आगे वाले सवाल भी समझ में आएंगे। एक तार में धारा, तो हमको धारा दे रखी है, धारा को हम आई संकेत करते हैं, वो है 5 MA, लेकिन धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो मिली यहाँ से हटा देंगे। तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि 1 मिली एम्पियर में होते हैं 10 घाते माइनस 3 एम्पियर। तो यहाँ ले सकते हैं हम I बराबर 5 गुणा 10 घाते माइनस 3 एम्पियर। धारा तार के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट समझते होंगे आप कि अगर मान लीजिएगा ये एक तार है, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट है। इस तरह प्रति मिनट हर मिनट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस अनुप्रस्थ काट से हर मिनट मतलब 1 मिनट में। तो समय लिखेंगे T बराबर 1 मिनट। समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हर एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, I बराबर Q/T, और Q बराबर आप जानते हैं NE होता है, तो यहाँ रख लेंगे आप N, तो ये हो जाएगा NE/T। अब इसमें से हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो इसके डिवाइड 1 करेंगे, क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा NE बराबर IT। NE बराबर IT। किसका मान चाहिए? N का मान, तो IT/E हो जाएगा। I का मान ना था 5 गुणा 10 घाते माइनस 3, लिख लिया। T का मान ना था 60 सेकंड, ये लिखा था हमने। E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा पता रहता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा फिक्स ही है, 1.6 गुणा 10 घाते माइनस 19। चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 6 पंच 30, और दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो ये 0 और बढ़ जाएगा। अब 30 बटे ये 16, घाते देखो एक ये 0, 2 घाते में जाएंगे प्लस, 19 2 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे 21, 19 2 21, और माइनस की है ये 3। तो n बराबर 16 भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 14 30 होते हैं, तो 140, 16 8 128, 128 12 140, 12 बचेंगे, तो 120, 16 7 112 बचेंगे, 8 80, 16 पंचे 80, 21 3 घटा देंगे, भगाते बचेंगे 18। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट इसके अनुप्रस्थ काट से गुजर रहे होंगे। क्लियर है? प्रश्न आसान है, कुछ भी नहीं था, धारा और समय दिया था, हमने इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी थी, हमने I बराबर Q/T लगा, Q NE होता है, तो I बराबर NE/T हो गया, और N का मान ने निकाल लिया। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक तार में 20 म्यू ए की धारा है। अब की बार धारा नहीं है, 20 माइक्रो एम्पियर है, 30 सेकंड तक बहती है। अब समय क्या है, 30 सेकंड है। परिकलन कीजिए, क्या परिकलन करना। फर्स्ट नंबर, तार से स्थानांतरित आवेश और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दो मान पूछे गए और दो मान दिए गए। पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो प्रश्न ने हमको दिया है धारा आई का मान 20 माइक्रो एम्पियर। तो पहले हम लोग माइक्रो डाल लेते हैं। एक माइक्रो में होती है 10 घाते -6 एम्पियर। एक जीरो से घात कम हो जाएगी तो गुणा 10 घाते -3। फिर समय दिया है 30 सेकेंड, तो t बराबर हो गया 30 सेकेंड। फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न में आपसे आवेश। तो धारा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या धारा फॉर्मूला होता है, I बराबर Q अपान T। आवेश प्रवाह दर को धारा कहते हैं। यहाँ डिवाइड 1 करेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT। I का मान रख लीजिए, क्या है I का मान, I का मान है 2 गुणा 10 घाते -3 इंटू T का मान है 30। तो 2 3 6 गुणा एक जीरो से घात कम हो जाएगा, 6 गुणा 10 घाते -2। भाई यहाँ हम लोग गलती कर गए, ध्यान नहीं दिया। हम लोग गलती क्या कर गए, 20 गुणा 6 था तो एक जीरो से घात घटाओगे तो यहाँ घाते कम होगी, 5 हो जाएंगे। 5 यहाँ पे होना चाहिए 5। अब इस 5 से एक जीरो कम होगा तो बचेंगे 4। क्या बचेंगे 4। इतने कूलम आवेश हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, दिमाग बढ़ जाता है। सेकंड नंबर, तार में से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पूछ दिया है। तो Q बराबर लोग पढ़ ही चुके हैं, Q बराबर होता है NE। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E। तो Q कितना रखेंगे आप, Q हम लोग को निकाल ही चुके हैं, 6 गुणा 10 घाते -4। और E इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते ही हैं, 6 गुणा 10 घाते -19। 10 नोट आएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 60/16 हो जाएगा। घाते ऊपर जाएंगे, प्लस 19 4 घटा देंगे, बचेंगे 15। 16 48 48 12 60 होते हैं, 120 हो जाएंगे। 16 होते 112, 8 बचेंगे 80, 16 पंचे 80 गुणा 10 घाते 15। यानी 30 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। ये भी आसान प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है लिख लेते हैं पहले हम लोग। प्रश्न दिया है 1 मिनट समय, t बराबर 1 मिनट। आपको पता है कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। लिख लिया हम लोगों ने। फिर कहा है 30 कूलम आवेश। आवेश संकेत क्या है, Q। कितना है आवेश, 30 कूलम। पूछा क्या प्रश्न है, कह रहा धारा बताओ, धारा क्या होती है, I। धारा क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े, बेसिक सा फॉर्मूला है धारा का, I बराबर Q अपान T। तो I बराबर Q का मान है 30 और T का मान है 60। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो I बराबर हो गया 1/2। दशमलव लगाएंगे ऊपर 10, 2 पंचे 10। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड 1 गुणा 10 घाते 18 प्रोटॉन, यानी 1 गुणा 10 घाते 18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब यहाँ लिखा विपरीत दिशा में गुजरते हैं,
विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? जो नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो तो नलिका का प्रभावी विरोध भी। तो दो प्रकार के यहाँ पे आयन हैं, एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया उसने 1 × 10⁻18 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया उसने 2.7 × 10⁻18 और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो टोटल जो आपके टोटल आयन बन जाएंगे वो Np + Ne, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर इलेक्ट्रॉन, ये हैं 1 × 10⁻18 प्लस ये हैं 2.7 × 10⁻18। तो टोटल संख्या बन जाएगी 3.7। जुड़ जाएंगे तो हम 7 से 1 और गुणा 10⁻18। अब पूछा क्या उसने है? पहले पूछा है कितनी धारा कितनी है, वो भी प्रति सेकंड का है। तो प्रति सेकंड t बराबर 1 सेकंड में धारा, हर 1 सेकंड में धारा क्या है? धारा का फॉर्मूला लोग क्या पढ़े हैं? I = Q/T या I = Q देते हैं Ne/T। अब n पूर्ण संख्या है तो n गुना है 3.7 × 10⁻18 और E का मान इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई T 1 सेकंड हो जाएगा। तो I बराबर 16 × 112 हासिल 11, 16 × 3 = 48, 48 × 11 59। दोनों लोग जाएगा 2 अंक पे, गुणा घाते हैं घट जाएंगे माइनस की 1 क्योंकि 18 प्लस के माइनस की है। तो I बराबर बचेगा 0.592, चूंकि दोनों एक घात माइनस की है तो खसक जाएगा और धारा का मात्रक फिर से पूछा है कि प्रभावित प्रतिरोध ज्ञात करो, R का मान क्या हो जाएगा? कब? जब विभवांतर कह रहा है 200 कितना है 220 वोल्ट है, विभवांतर 220 वोल्ट विभवांतर देते हैं V और इस V का मान हो गया 220 वोल्ट। यहाँ रख देते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला पड़ गया है ओम के नियम में A बराबर V/I होता है। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो A बराबर V का मान 220 और I का मान है 0.592, प्रतिरोध का मात्रक ओम। चाहो तो आप इसका भाग कर सकते हो, इसका भाग कितना आ जाएगा 220 में भाग करना हम लोगों को है 0.592 से, तो 371.6 आ जाएगा। ये आंसर। इस प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बिंदु A से B की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन और आगे लिख रहा है 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। इनको बहने में समय लगता है, समय t, वो समय लगता है 10⁻³ सेकंड। इतने समय में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी? कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो A से B की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इससे। अब जो धारा बहती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के उल्टा बहती है। धारा बहेगी ऐसे, धारा है इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट बहती है। तो धारा कितनी होगी, किस दिशा में होगी? तो I का मान पूछ दिया। तो I बराबर होता है Ne/T। N का मान दिया 10⁻9 प्रश्न में। E का मान आप जानते हैं 106 × 10⁻⁻19 और T का मान है 10⁻³ तो I बराबर 1.6 गुणा 19 माइनस के हैं 9 प्लस से हैं, 19 घट जाएंगे, बचेंगे -10 और ये 3 आएंगे ऊपर, 10 घाते +3 हो जाएंगे।
आई बराबर बचेगा 1.6 गुणा 10 से 3 घटा देंगे, ये -10, 3 घटेंगे तो -7, और धारा का मात्रक क्या रहेगा? एम्पियर। ये आ जाएगी करंट हम लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला प्रश्न लिखा है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार किसका है? मैग्नीन धातु का है। इसको हम मीटर्स वगैरह यूज करते हैं। 0.5 में धारा प्रवाहित हो रही है तार के अनुप्रस्थ से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुछ इसी टाइप सवाल है, धारा रखी है 0.5 एम्पियर और 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब आप समझ सकते हो 60 सेकंड लिख सकते हैं इसको। इतने समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई, एन का मान क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला है I बराबर NE/T, तो NE बराबर हो जाएगा IT और N बराबर लिख सकते हैं हम IT/E। अब I का मान आपके पास ना है 0.5 है, T का मान है 60 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 घाते -19। तो समझिए कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 6 पंचे 300, घाते जाएंगे ऊपर 19 प्लस की बटे 16। ये जो इसको दे दीजिएगा 30/16 करके भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 20। और अभी हमने भाग किया था पिछले सवाल में 16 का 30 में, तो आपको याद हो तो आया था 3.185 भाग के देख लेते हैं यार। एक 16 एकम 16 दशमलव लगाया 9 16 14 140 16 128 128 16 16 25 जैसे कुछ आएगा 10 घाते 20। इतने इलेक्ट्रॉन हर मिनट उस अनुप्रस्थ काल से होकर के गुजर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 गुणा 10 घाते 15 चक्कर लगाता है, वृत्ति पथ में धारा का मान क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन है और वो किसी नाभिक में चक्कर लगा रहा है। अब प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में चक्कर संख्या कितनी? 6 गुणा से 15 चक्कर हैं, क्योंकि 1 सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या कहते हैं? खूब पढ़ा है भैया, बहुत बार बताया गया। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है कहीं भी, कोई चीज चक्कर लगा रही है, उसके 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो किसका मान दिया हुआ है? आवृत्ति का मान दिया है। अब जो आप क्या कह सकते हो वो है 6 गुणा 10 घाते 15 चक्कर पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड। तो ये F का मान हो गया 6 गुणा 10 घाते 15 चक्कर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में चक्कर संख्या लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें धारा चाहिए। अब धारा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q/T। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए E/T। अब आपको T चाहिए, T कहाँ से लाओगे? तो T क्या है? एक चक्कर का आवर्तकालीन समय है, और आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। ये फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ रखा है, 11th में भी है, 12th में भी है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, तो यहाँ लिख लेंगे I बराबर E/T का मान 1/F, और ये F चला जाएगा ऊपर, तो I बराबर हो जाएगा E/F। E का मान रखेंगे, E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो 6 गुणा 10 घाते -19, और F की वैल्यू है 6 गुणा 10 घाते 15, 16 छक्का 96, और 19 से 15 घट जाएंगे -4, और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, दशमलव इसको एक और खसका दें तो सकते हैं I बराबर 0.96 गुणा बचेंगे 10 घाते कम हो जाएगी -3 एम्पियर, और 10 घाते -3 एम्पियर जो होता है वो 1 मिली एम्पियर गुणा होता है। 0.96 ये बन जाएगा मिली। ये आ जाएगी उस नाभिक
के चारों कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की धारा। क्लियर है? तो इस टाइप थोड़ा सा प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। तो ये बात कैसे समझनी थी कि जो चक्रों की संख्या एक सेकंड में है वो आवृत्ति होती है और आवर्त काल का फॉर्मूला 1/आवृत्ति होती है। ये कुछ बातें समझनी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस पर लिखा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। ये तांबे का तार है और इस तार का जो ये एरिया है क्षेत्रफल वो कह रहा है दिया हमको क्षेत्रफल बोलते हैं ए बराबर दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर आगे लिखा है प्रति मीटर 2.5 गुणा 1024 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर मीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन में होंगे और यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर सब ये आगे मीटर में दिया है, धारा एम्पीयर में रखी है। तो फिजिक्स में कई बार बताया है कि सारे मात्रकों को आपको एक यूनिट में करना होता है। तो जो यहाँ पर ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁻³ उसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यानी इसमें हम अगर गुणा कर दें 1 गुणा 10⁻⁻6 तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं। प्रति मीटर क्यूब आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों संख्या है वो पहला 2.5 गुणा 10⁻24 फिर इलेक्ट्रॉन है प्रति मीटर क्यूब और इसमें धारा बह रही है 2 एम्पियर की। थोड़ा सा स्टेप चेंज हो गई सवाल की, ध्यान समझिएगा। धारा हो गई 2 एम्पीयर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना करें। किस वेग की बात कर रहा है? अनुगमन वेग। कब उत्पन्न होता है अनुगमन वेग? जब इस चालक तार को आप किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, इस पर जब आप विभवांतर उत्पन्न करते हैं तब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन आयनों से टकरा करके अपने वेग को खो देते हैं और यह सूक्ष्म वेग से गति करते हैं, जिसे कहते हैं अनुगमन वेग। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर ABD/NE। हमें यहाँ से BD का मान निकालना है तो ANE I के बटे आ जाएंगे। कैलकुलेशन करना आपको आता ही है तो I/ANE मान रख देंगे। I का मान आपके पास ना है 2 एम्पियर, यहाँ रख दिया 2 डिवाइड बाई A का मान है ये 10⁻⁻6 और N का मान है 2.5 गुणा 10⁻24 और क्या है E का मान आप जानते हो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो वीडियो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा का देख लो पहले, ये 1906 माइनस की 25 हो जाएंगे और 25 24 कर जाएंगे, माइनस की 1 बचेगी हो जाएगी, ऊपर प्लस की हो जाएगी। नीचे देखिए जरा, ये 16 25 हम 400 होते हैं, यानी ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो VD क्या अनुगमन वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, इसमें एक फॉर्मूला नया यूज किया था हमने, धारा और अनुगमन वेग का संबंध जो आप इस थ्योरी में पढ़ चुके हैं उस कंडीशन के आधार पर। अगले प्रश्न की ओर, ये प्रश्न लिखा गया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा है। इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना। उसी टाइप सवाल है। अब की बात में क्षेत्रफल ना दे करके त्रिज्या रखिए, ए का मान ना दे करके उसने दे रखी है त्रिज्या। तो त्रिज्या से हम ए का मान निकाल लेते हैं। कैसे देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर का मान दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो पहले इसका डालेंगे मिलीमीटर, वहां मिलीमीटर स्क्वायर था तो 10⁻⁻6 गुणा किया था, यहाँ मिलीमीटर केवल है। तो 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। तो आ बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। दशमलव बचना है तो लौटाएंगे, गात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁻4।
क्या धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई है 4 गुणा 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब। तो क्या पूछा है? अनुगमन वेग। सवाल वही है, केवल अब आपको ए का मान और निकालना है। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तार के कहाँ? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निकलते हैं, इस एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से। और उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रख लेंगे 3.14 और आर का मान आपको ज्ञात ही है 5 गुणा 10 घाते -4। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। ए बराबर 3.14 गुणा 5 25 घात पे घात गुणा 4 दूनी 8 25 चौको 100 बचेंगे 10 25 से कम 25 और 10 35 3 बचेंगे 25 से 75 3 78। चेक कर लेना एक बार, गुणा भाग गड़बड़ ना हो जाए। गुणा 10 घाते -8 दोनों का स्का लेंगे तो ले सकते हैं आप 7.85 इंटू 10 टू द पावर -7 बचेगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया ए का मान। अब वही फॉर्मूला जो पीछे लगाया था, आई बराबर ए वी डी एंड ई किसका मान चाहिए आपको? वी डी का। तो वी डी बराबर हो जाएगा आई अपान ए एन ई। आई का मान आपको बताया था 0.5, ए का मान निकाल चुके आप 7.85 इंटू 10 टू द पावर -7। एन का मान दिया गया है प्रश्न में 4 गुणा 10 घाते 28 और ई का मान आप जानते हैं 6 गुणा 10 घाते -19। इसको गुणा भाग कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको वी डी का मान प्राप्त। इस प्रकार से वो प्रश्न ये प्रश्न लगभग सेम था, आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस प्रश्न में ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब है। यहाँ भी फिर इलेक्ट्रॉन संख्या रखी है 2 गुणा 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब। ये संख्या इलेक्ट्रॉन रखी है। फिर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग दिया आपकी बात। पिछले प्रश्नों में अनुगमन वेग का मान पूछ रहा था, इस बार में अनुगमन वेग का मान दे रखा है। कितना दिया अनुगमन वेग का मान? वी डी का मान दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर का होते हैं 10 घाते -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 घाते -2 मीटर होते हैं। तार में धारा घनत्व गणना कीजिए। अब की बात धारा घनत्व जे का मान पूछ दिया है। हम लोग आप पढ़ा चुके हैं आपको धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के संबंध से। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के संबंध से संबंध क्या होता है? जे बराबर वी डी एन। किसका मान पूछा गया? जे का मान पूछा गया। तो क्या करेंगे? वी डी का मान, एन का मान और ई का मान रखेंगे, जे का मान मिल जाएगा। क्या रखोगे? वी डी का मान। वी डी का मान प्रश्न दे रखा भी है 1 गुणा 10 घाते -2। एन का मान वो भी प्रश्न दे रखा है 2 गुणा 10 घाते 28। ई का मान आप जानते हो, सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। ई का मान 6 गुणा 10 घाते -19। तो ये जाएगा 16 दूनी 32 गुणा घाते देखो 19 2 21 माइनस के और 21 टाइप घटा देंगे प्लस के 7 बचेंगे। धारा का घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जे का जो बेसिक फार्मूला था वो आई अपान ए था। धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणा 10 घाते -7 मीटर स्क्वायर है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 गुणा 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब है। तो कह रहा है इस तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर तार में धारा घनत्व और सेकंड इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। दिया क्या है पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम ए लिखते हैं। इस ए का मान है 1 गुणा 10 घाते -7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम एन लिखते हैं, उस एन का मान है 2 गुणा 10 घाते 28 प्रति मीटर क्यूब।
प्रति मीटर क्यूब। फिर ऐसा जो धारा है वो 3.2 एम्पियर की है, I बराबर 3.2 एम्पियर। ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर धारा करना, तो J का मान, तो J बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि I/A होता है किसी तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। I का मान प्रश्न दे ही रखा है 3.2 और A का मान हमें दिया गया है 1 × 10⁻⁷, ये जाएगा ऊपर, तो J बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻+7 और धारा का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या पूछा गया है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, VD होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध से J बराबर VD है, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, J/NE। J/NE, तो VD बराबर J आपको निकाल चुके हो आप लोग, 3.2 × 10⁻⁷। N का मान रखिए गया, N का मान क्या दिया था प्रश्न में, 2 × 10⁻28 और E का मान है 1.6 × 10⁻−19। 16 दूनी 32, ये 2 से 2 खत्म, तो VD बराबर क्या बचेगा, घातें घट जाएंगी, 28 से 7, 28 से 19, 19 को 28 से 9 बचेंगे, 10⁻7 ऊपर बचेंगे, 10⁻+9 बचेंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो घट जाएंगे -2 मीटर पर सेकेंड। 10⁻−2 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो अनुगमन वेग का मान आ जाएगा VD बराबर, वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस टाइप का सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लिखा गया है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर वैद्युत धारा और सेकंड इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। हमें दिया गया है व्यास D बराबर कितना, 1 मिलीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो A बराबर हो जाएगा D/2, 1/2 mm हो जाएगा। तो यहाँ से होते हैं 1/2 mm लिख सकते हैं 10⁻−3 मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10⁻−3 मीटर होते हैं। इसमें आगे 0.5 × 10⁻−3 मीटर बन जाएगा। कह रहा है 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश, 75 मिनट, तो 75 × 60 सेकंड बन जाएगा। गुणा के लिए 0, 6 5 30, 6 42 3, 4500 सेकंड बन जाएंगे। ये हो जाएगा 4500 सेकंड। और आगे हमें दिया गया है Q का मान 90 कूलाम, तो Q डाल दिया 90 कूलाम। फिर क्या लिखा है प्रश्न में, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों संख्या N बराबर 5.8 × 10⁻22, ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसको मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मिलीमीटर हटा करके हमने सेंटीमीटर बनाए हैं, सॉरी अपने मतलब SI मात्रा में बनाया है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हटाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर 10⁻−2 मीटर होते हैं, क्यूब करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी इसको कैसे लिखेंगे, 5.8 × 10⁻22 बटे 10⁻−6 मीटर क्यूब बन जाएगा। इसको ऊपर लाएंगे तो 5.8 × 22 6 हो जाएंगे 28 प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया N का मान। फर्स्ट नंबर पूछी गई है धारा हम लोगों से I का मान क्या, तो I बराबर होता है Q/T, Q की जगह सकते हो आप NE/T, तो I बराबर N, N का मान हो गया 5.8 × 10⁻28 इंटू E, E का मान लोग जानते ही हैं 1.6 × 10⁻−19 डिवाइड बाई T, और T का मान हो चुका था 4500 सेकेंड, 4500 सेकेंड। तो I बराबर
गुणा कर लेंगे 16 8 128, 16 5 80, 80 12 92, तो हम लोग जाएगा 2 अंक पे। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं 4.5 और घाते बन जाएंगे 3। ऊपर वाली घातों में जाएंगे तो 19 से 28 घटा लेंगे तो प्लस की 9 बचेंगी। इसका भाग कर देंगे इसमें 45 करीब, देख लेते क्या आता है। 9.28 में भाग करना हमें 4.5, 2.06, ये हो जाएगा 2.06। घाते ऊपर जाएंगे तो बचेंगे 6। चेक कर लेना, इसमें थोड़ा सा पता नहीं लग रहा है कि कहाँ चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, सीधे उसने दिया था हमें Q का मान, तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते थे I बराबर Q पॉइंट T, नहीं करनी जरूरत थी। I बराबर Q पॉइंट T दिया था, ये लगा सकते थे हम लोग यहाँ से। चलिए देखिए, थोड़ा सा दिमाग बढ़ गया था, कहाँ चला गया। यहाँ से वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। लिखा गया है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। किसकी छड़ है? लोहे की छड़ है और इसकी लंबाई है 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 × 10⁻⁻6 ओम × सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा? जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया हमें क्या क्या है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई क्या है हमने लिख दिया। मान लो इस प्रकार छड़ होगी, ऐसे ये छड़ है, ये लोहे की एक छड़ है, ये इसकी लंबाई है और ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। प्रतिरोध पूछ रहा है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दिया हुआ है। तो आइए लिखेंगे L बराबर दिया गया है 4 मीटर और जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम A लिखेंगे क्षेत्रफल को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कई बार हम बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10⁻⁻, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ रखेंगे तो A बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध रो लिखते हैं। इस रो की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻⁻6 ओम × सेंटीमीटर। ये मात्रक होना चाहिए था ओम × मीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया तो मीटर में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे रो बराबर 10 × 10⁻⁻6 ओम × सेंटीमीटर देंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 माइनस का हो जाएगा 8। लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 10 × 10⁻8 ओम × मीटर। ये होगी रो की वैल्यू। पूछा क्या है क्षण का प्रतिरोध पूछा गया, R का मान। प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। रो की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻8 और L की वैल्यू है 4 बटे A की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻4। तो 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, तो आ बराबर हो जाएगा 2 × घात देखिएगा ये -4 है, ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो घट जाएंगे -4 बचेंगे और ये घाती घट जाएगी तो -3। प्रतिरोध का मात्रा लोग जानते हैं क्या होता है ओम होता है। तो ये आ जाएगा इस क्षण का प्रतिरोध 2 × 10⁻⁻3। नॉर्मल सा प्रश्न था, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 लिखा गया यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है
तो तार के धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना की। पिछले क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध दिया था, इस प्रश्न में विशिष्ट प्रतिरोध का मान पूछ लिया गया है। दिया क्या है लिख लेते हैं। तार की लंबाई रखी है 120 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो मीटर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 घाते -2 मीटर। दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.2, 2 घाते कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा मीटर। फिर लिखा है 0.04 मिलीमीटर व्यास, 0.04 मिलीमीटर ये व्यास दिया हुआ है। इसे निकालें त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी d/2, 0.04/2 मिलीमीटर। 2 से भाग करें 0.02 मिलीमीटर। अगर इसका मिलीमीटर डालते हैं तो 0.02 1 मिलीमीटर में हो जाएंगे 10 घाते -3 मीटर। क्योंकि सब मीटर बनाए हैं तो इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा। दशमलव बचना चाहते हैं तो यहाँ हटाएंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो 2 घातें और माइनस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 घाते -5 मीटर। ये होगी रेडियस। इससे क्या होगा, हम जब रो निकालने जाएंगे तो फार्मूला रो का लिखा जाएगा, रो बराबर RA/L। ये फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने। तो इसके लिए हमें R, A और L की वैल्यू चाहिए होगी। तो L का मान डायरेक्ट दे रखा है, उसने A दिया नहीं है, A के लिए उसने R रखा है। और आपको बता चुके हैं A मतलब क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका मान होता है πr²। प्रतिरोध दिया उसने 25 ओम है, तो लिख लेंगे R का मान 25 ओम दिया हुआ है। हमें A की आवश्यकता पड़ेगी तो A बराबर फार्मूला लगा देंगे πr²। पाई का मान वो जानते हैं 3.14 होता है। R का मान कितना है, 2 गुणा 10 घाते -5, इसका होल स्क्वायर, तो 3.14 गुणा 2 का स्क्वायर 4, घात पे घात गुणा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 314 चौको 1256 गुणा 10 घाते -10 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा A का मान। अब यहाँ मान लेते हैं, तो रो बराबर R का मान रखेंगे 25 गुणा A की वैल्यू 12.56 गुणा 10 घाते -10 और L का मान है 1.2। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर कट करेंगे इसको तो 25 गुणा, इसको काट दें हम यहाँ से, इसका अगर भाग कर दें 12.56 में 1.2 का, तो 10.46 आ जाएगा। ये 10.46 गुणा 10 घाते -10, इसका गुणा कर लेंगे 25 से, 261.6 आ जाएगा ये। रो बराबर 261.6 गुणा 10 घाते -10, मात्रा रहेगा ओम इंटू मीटर। अगर ये पॉइंट खसका देंगे, सिर्फ 2 अंक खसकाएंगे, 2 घातें प्लस के बनेंगे, चूंकि दशमलव आ रहा है बाईं ओर, तो 2 घातें घट जाएंगे, तो 2.616 गुणा 10 घाते -8 ओम इंटू मीटर। ये हमारा आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। लिखा है एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 गुणा 10 घाते -9 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्षेत्रफल रखा है, लिख लेते हैं A बराबर 1 गुणा 10 घाते -9 मीटर स्क्वायर। फिर लिखा गया तथा लंबाई 0.30 मीटर है, तो लंबाई L 0.3 मीटर ले सकते हो, जो छोड़ देंगे। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो, R का मान दिया गया है 6 ओम, तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या है। आपकी बात विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा है, क्या पूछी है, विशिष्ट चालकता पूछी है। क्या होती है विशिष्ट चालकता, देखिए। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है।
थ्योरम पढ़ चुके हैं हम लोग कि विशिष्ट प्रतिरोधक के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हाफ सिग्मा बराबर 1/रो। चूंकि हम लोग रो का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि रो बराबर होता है RA/L। अगर यहाँ रख देंगे तो हाफ सिग्मा बराबर 1/RA/L। तो L चला जाएगा ऊपर, तो हाफ सिग्मा बराबर हो जाएगा L/RA। अब अगर हम L की वैल्यू, R की वैल्यू, A की वैल्यू रखेंगे तो हाफ सिग्मा मान मिल जाएगा। तो क्या रखेंगे L की वैल्यू? L आपके पास 0.3 है, R आपके पास ना है 6 गुणा A का मान है आपके पास 10⁻⁻⁹। इसका पॉइंट आप बढ़ा दें, नीचे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, तो 1/2 देखो जरा लगाते हैं यहाँ माइनस की 8, एक आ जाएगा, हट जाएगी, ये 8 जाएंगे ऊपर की तो प्लस हो जाएंगे 10⁻8। इसको कहते हैं ऐसे 10 गुणा 10⁻7। इस 8 से 0 को दे दिया /2, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 गुणा 10⁻7। अब इसका मात्रक लिखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ये उल्टा हो जाएगा तो ये मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर। ये आ जाएगी आपके इस पदार्थ की विशिष्ट चालकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इसलिए लिखा है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 गुणा 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब की बार लंबाई प्रश्न वही है, सब कुछ वही है, कभी रो पूछ रहा है, कभी आर पूछ रहा है, कभी एल पूछ रहा है, सारी उसी फार्मूले में आपको इधर उधर घुमाया जा रहा है। व्यास दिया है तो व्यास का लिखेंगे डी, कितना है 0.46 मिलीमीटर। व्यास निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो डी का मान रखेंगे 0.46 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। 2 डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 मिलीमीटर हटाएंगे 10⁻⁻3 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर होते हैं। तो हम लोग एक खसका देंगे एक अंक तो हो जाएगा 2.3, एक घात यहाँ पर और माइनस की कम हो जाएगी, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगी -4 मीटर हो जाएगा। चलिए अब क्या दिया उसने है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, रो का मान कितना है 50 गुणा 10⁻⁻6, मात्रक है ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम तो ठीक है लेकिन सेंटीमीटर को आपको बदलना पड़ेगा, तो रो बराबर 5 गुणा, देखो 1 0 से घात कम हो जाएगी 10⁻⁻5 बचेंगे ओम, सेंटीमीटर हटाएंगे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10⁻5 2 -7 ओम इंटू मीटर। ये हो गया रो का। अब 10 ओम का कुंडल बनाना है तो आर बराबर हो गया 10 ओम। कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, एल का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। तो एल बराबर क्या हो जाएगा RA/रो। आर का मान रखिए, आर का मान है 10 ओम, यहाँ रख देंगे। ए आपने निकाला नहीं है, क्योंकि आर तो आपको बता दो, ए आपको निकालना पड़ेगा। ए कैसे आता है, ए आप निकाल चुके हो, πr² से आता है। पाई का मान 3.14, आर का मान हो जाएगा 2.3 गुणा 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। तो ये सकते हैं 3.14 गुणा 23 तेसाम होते हैं शायद 529, तो ये जाएगा 5.29 इंटू 10⁻4 दूनी 8। अब यहाँ मान रखेंगे ए का 3.14 गुणा 5.29 गुणा 10⁻⁻8 अपान रो। रो की वैल्यू है 5 गुणा 10⁻⁻7। वैसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, तो जाएगा 3 14 दूनी 628 628 गुणा 5.29 घात देखोगे तो ये 7 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और 8 7 घट जाएंगे तो माइनस की 1 बचेगा, तो हम एक खसका लेंगे एक अंक, तो इसका गुणा हो जाएगा, गुणा हम कर देते हैं भाई। छः 6.28 गुणा करना है 5.29 का 33.22,
तो ये गुणा करने से आया है 33.29 गुणा 10 घाते -1। ये मीटर में है। अगर तो समझ खसका दिया करेंगे यहाँ से घात खत्म हो जाएगी। तो इसको मिलते हैं ऐसे, L बराबर 3.329 मीटर। इतना लंबा तार चाहिए होगा 10 ओम के कुंडल को बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। अच्छा प्रश्न है। लिखा है तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विश्व दिया गया है 1.8 गुणा 10 घाते -8 ओम इंटू मीटर, और घनत्व भी दिया गया है 9 गुणा 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर। फिर लिखते हैं द्रव्यमान दिया गया है। प्रश्न में दिया क्या हमें है? एक तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं m, और उस m का मान दिया गया है 50 ग्राम। इस ग्राम को हटाएंगे तो 1 ग्राम में होते हैं 10 घाते -3 किलोग्राम। 1 जीरो से घात कम हो जाएगी, तो 5 गुणा 10 घाते -2 किलोग्राम। किराए टुकड़े का 50 मीटर लंबा तार लिया गया है, तो तार की लंबाई हो गई 50 मीटर। किराए इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो है 1.8 गुणा 10 घाते -8 ओम इंटू मीटर। तथा घनत्व दिया गया है, डेंसिटी इसकी डी मान लेते हैं 9 गुणा 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर। अब पूछा क्या है? प्रश्न पूछा है प्रतिरोध आर का मान क्या हो। ये पूरा आपका प्रश्न हो गया। अब आर के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आर बराबर होता है रोयल बटे ए। यानी आर का मान आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास रो होगा, एल होगा और ए होगा। तो रो आपको दिया गया है, एल आपको पता ही नहीं है, और ना ही आपको ए पता। एल पता बता दो, ए नहीं पता है। अब ए कैसे निकालोगे? ए की अगर बात की जाए तो ए है चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और अगर उसके आयतन की बात हम करें, टुकड़े का आयतन, तो आयतन भी बराबर हो जाएगा एल। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बन जाएगा, और एल ऊंचाई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर एल क्या? आयतन। अब आयतन क्या रखोगे? तो आयतन एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमने तो रखा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इस v की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? m/d बराबर ए एल। हमें ए का मान निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा md बटे आ जाएगा एल। अब मान रख लीजिए इसका, जैसे इसका मान रखेंगे, जैसे इसका मान रखेंगे तो m का मान क्या रखेंगे? 5 गुणा 10 घाते -2 डिवाइड बाई डी। डी का मान है 9 गुणा 10 घाते 3, और L का मान है 50। अब 5 से कट जाएगा, 5 10 = 50। ए बराबर हो जाएगा 1/9 गुणा घाते, देखो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 2 ऊपर माइनस की, 4 2 माइनस की 6। ये आ गया आपका ए का मान। अब निकालेंगे प्रतिरोध इस फॉर्मूले से। तो आर बराबर रो का मान रखेंगे, क्या है रो का मान? 1.8 गुणा 10 घाते -8 इंटू एल। एल का मांगना है 50 है, बटे ए का मान है 1/9 गुणा 10 घाते -6। अब अगर इसको हम लोग हल करेंगे, 18 पंचे 90, जीरो खत्म हो जाएगा। ये 18 पंचे 90, और ये 9 ऊपर जाएगा, घाते ऊपर जाएंगे, 2 घट 6 -2 बचेंगे, तो ये जाएगा 9 9 81 810 गुणा 10 घाते -2। 10 9 घाते तो हटाएंगे, माइनस की हैं, 10 9 लग जाएगा 2 अंक, तो आ बराबर हो जाएगा, यहाँ 9 लगा लेंगे तो 8.1। ये आंसर हो जाएगा।
तो थोड़ा समझना इसमें ये था कि हमें यहाँ पे क्षेत्रफल का मान नहीं दिया गया था। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आयतन के फार्मूले का यूज किया, V बराबर AL। ये कई बार थ्योरी पर बताया है, समझ सकते हो। आयतन के लिए फार्मूला होता है वैसे LBH। इस LB को दिया गया है क्षेत्रफल और ऊंचाई लंबाई बन जाएगी ताकि तो AL दिया गया है। अब A निकालना तो V हटाना चाहिए, तो V आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, और द्रव्यमान दिए गए तो प्रश्न इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं A का मान। चलते हैं अगले प्रश्न में। पीछे से भाई छूट गया 18, वापस 18 दो बार लिख गया होगा। लिखा है नाइक्रोम का विश्व प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तारे का प्रतिरोध कितना है। तो विश्व प्रतिरोध दिया गया है ρ बराबर 100, यहाँ दिया गया माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो माइक्रो ओम को ओम लाना पड़ेगा और सेंटीमीटर को मीटर। तो हो जाएगा 100 गुणा माइक्रो डालेंगे 10 घाते -6 ओम, सेंटीमीटर डालेंगे 10 घाते -2 मीटर। ये देखिए 2 घाते यहाँ कट जाएंगे 100 से, 10 घाते -6 बचेगा, ओम इंटू मीटर। तार का 5 मीटर लंबाई रखिए तो एल हो गया 5 मीटर, और क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हटा देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 घाते -4 मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों उड़ाएंगे, यहाँ 2 घाते हो पड़ जाएंगे, तो 1 गुणा 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। पूछा क्या है, तार का प्रतिरोध पूछा गया है, आर का मान। फॉर्मूला आप जानते हैं, आ बराबर ρl बटे ए। रो का मान रखा आपके पास है 10 घाते -6, एल का मान आपके पास है 5, और ए का मान निकाला है 10 घाते -6। ये तो 6 से कट जाएंगे तो आ बराबर आ जाएगा 5। सिंपल सा सवाल था, सब इसी टाइप सवाल है, आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, वो 20 एक ही मोड तक नंबरिंग गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर सवाल लिखा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप। अब देखो ये क्या मतलब हुआ, जैसे ये पाइप है, इसकी एक अंदर त्रिज्या होती है, एक बाहर त्रिज्या होती है। अंदर ये है, ये वाली, और बाहर है ये वाली। तो एक को आप R1 कह लेंगे, एक R2, तो अंदर वाली कम रहेगी, बाहर वाली ज्यादा रहेगी। तो R1 क्रमशः आंतरिक R1 हो गए 10 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप। ये एक पाइप है, इसकी लंबाई जो है वो L कहते हैं, वो 1 मीटर है। L बराबर हो गया 1 मीटर। 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R का मान निकालना है। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता भी होता है, आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। कितनी है, 2 गुणा 10 घाते -8 ओम इंटू मीटर। ये हो गई। पूछा क्या है, प्रतिरोध पूछा है R का। फॉर्मूला वही आपके पास है, R बराबर ρl अपान A। तो अब A क्या रखेंगे, A हो जाएगा खोखले बेलनाकार पाइप का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अब R क्या लिखेंगे आप, तो पाई ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये बन जाएगा। दोनों त्रिज्याओं का अलग अलग स्क्वायर निकाल लेंगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में जो भी अंतर होगा, पाई का मान 3.14 है, और इसको आप मीटर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 0.1 मीटर, और ये बन जाएगा 0.2 मीटर। 0.2 का स्क्वायर करने आओगे यहाँ पे -0.1 का स्क्वायर, तो A बराबर 3.14 गुणा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -1 एकम 1, घटाओगे 0.03, गुणा कर लोगे, ये आपका A का मान हो जाएगा
बाकी सारे मान दिए गए, रो का मान भी दिया गया है, एल का मान भी दिया गया है, आर का मान आपका निकल जाएगा, केवल आपको वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लेना है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 20 नंबर। अब चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर लिखा गया एक तार की लंबाई 100 मीटर है, व्यास 2 मिलीमीटर है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 4.8 गुना 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु 2 गुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा? पहले उसने कहा एक तार है जिस तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, इसको व्यास आप d1 लिख लोगे क्योंकि बाद में उसका व्यास दुगना कर देगा, तो त्रिज्या इसकी आप लिख सकते हो 1 मिलीमीटर, चूने से आधी। ठीक, और कह रहा है इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है रो, वो आपका है 4.8 गुणा 10⁻⁻8, 4.8 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। इसी पदार्थ के का समान द्रव्यमान है लेकिन परंतु दोगुना व्यास है, उस तार प्रतिरोध क्या होगा? व्यास दुगना किया गया है, तब प्रतिरोध क्या होगा? अगर इसका हम प्रतिरोध निकालने आए, देखो पहले में a चाहिए होगा, a बराबर बन जाएगा पाई r1 स्क्वायर, ये बन जाएगा 10⁻³ चूंकि मिलीमीटर हटा देंगे, तो a बराबर पाई का मान रखेंगे 3.14, r1 का मान 10⁻³ उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3.14 गुणा घात पे घात गुणा 3 दूनी 6 मीटर। अब इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा रो एल बटे ए। L1 ना लिखें यहाँ पे, एल लिख दें केवल, तो R1 बराबर रो का मान दिया है प्रश्न में 4.8 गुणा 10⁻⁻8, एल का मान है 100 बटे ए का मान है 3.14 गुणा 10⁻⁻6। देखो ये 10⁻2 हैं, 8 से हट जाएंगे तो 10⁻6 बचेंगे, ये 10⁻6 कट जाएंगे, तो R1 बचेगा केवल 4.8 बटे 3.14। इसका अगर हम भाग कर देते हैं चार 4.8 में 3.14 का तो 1.52 आता है करीब, 1.52 ओम। पहले ये प्रतिरोध था, अब कह रहा है व्यास दोगुना कर दिया जाए प्रश्नानुसार। जब व्यास दुगना कर दिया तो d2 बराबर हो गया 2d1। अब 2d1 कर देंगे तो 2 और d1 का जब मान रखेंगे तो वो था 2 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा 4 मिलीमीटर। अब त्रिज्या R2 हो जाएगी इसकी आधी, तो d2 बटे 2, 4 मिलीमीटर बटे 2, यानी हो जाएगी 2 मिलीमीटर। अब कह रहा है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए फार्मूला आप जानते हैं, R बराबर होता है रो एल बटे ए। जब द्रव्यमान वही रहेगा तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना ही घनत्व बदलेगा तो आप जानते हैं R1 बराबर, ये बात सीख लिया, आगे सवालों में काम आएगी, इसको बहुत ध्यान से देखिए जरा जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। R बराबर होता है रो एल बटे ए होता है, और रो तो बदलेगा नहीं जबकि पदार्थ वही है। फिर इसी पदार्थ के जब पदार्थ वही रहा तो रो कांस्टेंट हो जाएगा, बचा एल और ए लंबाई क्षेत्रफल बदलेंगी, द्रव्यमान बदला नहीं तो आते मिलेगा। तो इसके लिए पहली कंडीशन लिखोगे तो यहाँ R1 L1 ऐसे लिखोगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में R2 बराबर लिखोगे रो L2 बटे A2 समीकरण सेकंड। फिर दोनों डिवाइड कर दोगे, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड से, ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर रो से रो कर जाएगा, A2 जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा L1 बटे L2 इंटू A2 बटे, ये एक फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले में क्या होता है, द्रव्यमान समान है तो आयतन समान रहेगा, V1 बराबर V2।
आयतन क्या होता है AL, फिर जाएगा A1L1 बराबर A2L। यहाँ व्यास बदला है तो L1 बटे L2 का जो मान है वो हो जाएगा A2 बटे, अगर यहाँ रख देते हैं तो R1 बटे R2, L1 बटे L2 मान देंगे A2 बटे A1, पहले लिखा था A2 बटे A1, तो R1 बटे R2 बराबर ये हो जाएगा A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर। A2 तो आप पाई R2 का होल स्क्वायर बटे पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A बराबर पाई स्क्वायर होता है, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा ये, तो ये घातों पर बनाएंगे 4, तो R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की होल पावर 4 बन जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया त्रिज्या के। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे, जब मान रखने आएंगे तो R1 देखो मान निकाल चुके हो, R1 मान कितना आया 1.5, R2 आपको निकालना है, R2 कितना हो गया है, R2 हो गया है 2 mm, R1 का था 1 mm की होल पावर 4 mm कट जाएगा, 2 के गुणा करोगे 4 2 4 16, तो 1.52 बटे R2 बराबर 16 बटे 1, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा 1.52 बटे 16, भाग करेंगे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दुगने व्यास के तार का प्रतिरोध। क्लियर, तो इस प्रकार का सकते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। यहाँ भी वही कहानी है, कहेगा 5 ओम का एक मोटा तार है जिसको एक पतले तार में खींचा जाता है। तार वही है लेकिन पहले मोटा था तो उसको तार में खींचा गया है। इसकी लंबाई कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए तार एक आपके पास है, ये तार आपके पास है, अभी इसकी लंबाई L1 बराबर मान लो L है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो है और इसका जो प्रतिरोध है वो R1 बराबर 5 ओम है। आप कहें इसको पतले तार में खींचा जाता है, इस कंडीशन पे L1 बराबर L है, R1 बराबर 5 ओम है। अब कह रहा है जब इसको खींच देते हैं पतला गया तो ऐसा तार हो जाता है। भाई अब खींचोगे तो पतला हो जाएगा और भाग तो बदलेगी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। भाई अगर ये एल्यूमिनियम का तार है तो खींचेंगे तो क्या लोहे बन जाएगा, रहेगा तो एल्यूमिनियम का ही, तो इसके पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब तक पदार्थ नहीं चेंज होता है तब तक इसका रो भी चेंज नहीं होता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध पहले तार का था वही विशिष्ट प्रतिरोध दूसरे तार का भी रहेगा, रो इसका भी रहेगा। इसकी लेकिन लंबाई अब क्या हो गई है, वो कह रहा है 3 गुनी हो गई है। अब देखो अब इसका प्रतिरोध क्या होगा ये पूछा गया है, इसमें एक चीज और बदल गई है, ध्यान दीजिए क्या क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल A1 था तो इसका क्षेत्रफल A2 हो गया और क्षेत्रफल के बारे में उसने कोई बात ही नहीं है। तो प्रथम स्थिति में आप देखेंगे तो आप लिखेंगे R1 बराबर रो L1 बटे A1, समीकरण नंबर 1। तो द्वितीय स्थिति में आ गए तो यहाँ अब L2 बराबर हो गया है, द्वितीय स्थिति में L2 बराबर हो गया है 3L और R2 हमें निकालना है। तो अब फार्मूला हो जाएगा R2 बराबर रो L2 बटे A2। अब इसको समीकरण सेकंड कर देंगे, अब दोनों समीकरण डिवाइड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड से, तो बाएं बाएं पे से डिवाइड करेंगे R1 बटे R2। आपको पता ही है, अभी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1 बटे A1 बटे L2 बटे A2, तो A2 चला जाएगा ऊपर तो निकल के आ जाएगा L1 बटे L2, ना समझ सकते हो यार A2 बटे A1। अब इसमें हमें A2 A1 के मान पता नहीं है, तो जो पदार्थ वही है, धातु वही, तो घन तो वही रहेगा, जो घन तो वही है तो द्रव्यमान वही रहे, तो इसका आयतन भी समान हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा V1 बराबर V2, तो A1 L1 बराबर A2 L2, तो L1 बटे L2 बराबर हो जाएगा, बटे हो जाएगा A2 बटे A1, यानी L1 बटे L2 रख सकते हैं आप क्या A2 बटे A1 रख सकते हैं। तो आई लिखिए ला करके
तो R1/R2 बराबर L1/L2 लिखा था और A2/A1 का मान भी क्या आ गया, L1/L2। तो R1/R2 ये L1 स्क्वायर बन जाएगा, L2 स्क्वायर बन जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया जब लंबाई में परिवर्तन होता है तब। अब हमें निकालना है इसका मान। तो R1 का मान कुछ ने कह दिया है 5 ओम है, देख लीजिएगा R1 का मान 5 ओम है। अब R2 आपको निकालना है। L1 आपका L था, L2 हो गया है 3L। हमने इसका एक क्वेश्चन पढ़ाया था थ्योरी में, आपको n गुना करके n स्क्वायर आ रहा था, देख ली थ्योरी में, याद हो आपको, देख लीजिए जाके। ये 30 कर जाएगा तो 5 ओम बटे R2 बराबर 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो R2 बराबर 9 पना 45 ओम। अब जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 45 ओम, पहले कितना था 5 ओम। क्योंकि तार पतला हो जाएगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 23। उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, लिखा है एक 8 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर, 8 ओम प्रतिरोध है, इसको खींचकर, यानी पहले R1 बराबर R है, इसको खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। पहले इसकी लंबाई थी L1 बराबर L, अब L2 बराबर कर दी गई 3L। तो अब R2 बताओ क्या हो जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। अभी फार्मूला लिखा हमने, जस्ट अभी क्या लिखा था, जब लंबाई में लेंगे तो R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 उसने कह दिया R है, R2 हमें पता नहीं, L1 L है, L2 कितना हो गया 3L का होल स्क्वायर, ये L से L कैंसिल। तो R/R2 बराबर 1/3 का 9। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 9R। अब तो हो जाएगा ना 9R हो जाएगा। कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है कि इस खिंचे हुए तार को, जो ये 9R आया, इस खिंचे हुए तार को, इस खिंचे हुए तार को कह रहा है 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर, इनको 3 बराबर भागों में काटना है। तो इसको लिखेंगे R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 3 भाग करें तो 9R/3, 3 भाग करने हैं तो 3 भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3R। यानी अब पहला भाग भी 3R, दूसरा भी 3R, तीसरा भी 3R। अब कह रहा है इस संयोजन, कह रहा है इनको फिर काट कर उन्हें समांतर करने जोड़ दिया जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, समांतर करने जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, कह रहा है समांतर जोड़ने पर इस संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो कुल प्रतिरोध R इक्वल बराबर 1 समांतर फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्वल बराबर है 1/R1 का मान है 3R, R2 का मान भी 3R और R3 का मान भी 3R। तो 1/R इक्वल बराबर, हर बराबर है और जुड़ जाएंगे 1 2 1 3, 3/3R, 3 से 3 कैंसिल। तो R इक्वल बराबर आ जाएगा केवल R। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समांतर जोड़ देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा R आ जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। लिखा है 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को, अद्रव्यमांगना है 1 किलोग्राम, 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोध की तुलना करनी है। देखो उसी प्रकार क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम तांबे का टुकड़ा है, 1 मीटर मोटा है, नहीं इसका व्यास दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। दूसरा जो है वो 2 मिलीमीटर का है, क्या है 2 मिलीमीटर का, तो उसको व्यास देंगे D2 बराबर 2 मिलीमीटर। इसे त्रिज्या निकालेंगे तो बन जाएगी आधी इसकी 0.5 mm, इसे त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगी 1 mm। अब इनके प्रतिरोधों में बताओ द्रव्यमान, वही अभी कुछ देर पहले बताया था हमने, अगर आपको याद है बताओ क्या हमने लिखा। त्रिज्या के लिए R1/R2 बराबर R2/R1 की होल पावर 4, ये आया था फार्मूला।
अभी पिछले प्रश्न बताया था, कहो तो ले चले वापस। आइए भाई ले चलते हैं आगे वापस आगे वापस। ये देखिए R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 के बराबर 4 है। ये निकाला हमने त्रिज्या की जब बात हुई थी, तो यही फार्मूला हम लोग वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। यहां रखेंगे मान, तो R1 बटे R2 बराबर, इस R2 का मायना है 1 mm। कुछ लोग कहेंगे सर mm नहीं चेंज किया, तो mm इसलिए नहीं चेंज किया, जब R2 बटे R1 करेंगे तो दोनों mm में mm कट जाएगा, इसलिए नहीं चेंज किया है। R1 ना है 0.5 mm की होल पावर 4। R1 बटे R2 बराबर mm तो कट ही जाएगा, 1 बटे 0.5 के होल पावर 4, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 4 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे 1। अनुपात लिखेंगे तो R1 अनुपात R2 बराबर 16 अनुपात 1। ये हो जाएगा फाइनल आंसर विरोधों का अनुपात। अगला प्रश्न देखें 25 नंबर। लिखा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार A व B लिए जाते हैं। तार A की लंबाई तार B की लंबाई से दुगनी है। तार A की लंबाई तार B की लंबाई से 2 गुनी है। तार A की लंबाई B की लंबाई से 2 गुनी है, यानी LA जो है वो 2LB के बराबर है। समझिए है A की लंबाई B की लंबाई से वो दुगनी है। आप कह तार A का प्रतिरोध 160 ओम हो, तो तार B की प्रतिरोध गणना करनी है। देखिए इसकी दुगनी है, लिख दें इसको, तो इसको आप ऐसे दीजिएगा कुछ देर के लिए। पहले तार A को मान लो L1 या LA लिख दो, LA लिख दो या L1 लिख दो, अगर L है तो दूसरा तार ना हो जाएगा LB बराबर, नहीं ये दुगना है, और इसको दो आप L बोलो। तार की लंबाई दुगनी हो गई B वाले से, A की लंबाई से B की लंबाई दुगनी है। तार A की लंबाई जो है वो B की लंबाई से B की लंबाई से वो दुगनी है। ठीक है, तार A का प्रतिरोध RA कह लो या R1 कह लो, वो कह रहा है 160 ओम है। तो तार B का प्रतिरोध RB कह दो या R2, इसका मान क्या होगा? लंबाई के लिए फॉर्मूला लिखा तुमने, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। R1 का मान 160 ओम है, R2 हमें निकालना है। L1 2L है, L2 L है कि होल पावर 2, ये L से L कट जाएगा, तो 160 ओम बटे R2